मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो राजस्थान में पिछले एक महीने में 3 बार 3 जगह सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो चुकी हैं। पहले करौली जिले में हुआ, जहां जुलूस निकालने के दौरान गड़बड़ी हुई, आगजनी हुई, दुकानें जलाई गई, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें आई। पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी मामले को सुलझाने में। फिर अलवर के राजगढ़ में हुआ, जहां एक हिंदू मंदिर तोड़ा गया, उसको लेकर भी विवाद हुआ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और अब ताजा मामला तो अशोक गहलोत यानी मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र जा पहुंचा है, जोधपुर में जा पहुंचा है। और उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी जो बीजेपी के सबसे सशक्त उम्मीदवार आज की तारीख में माने जा रहे हैं, अगर बीजेपी सत्ता में आती है, गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका भी गृह क्षेत्र या सांसद वो भी जोधपुर से हैं, केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। तो जोधपुर में भी तनाव होता है। वहां पर भी एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति के उधर झंडा लगाने को और झंडा नहीं लगाने को लेकर विवाद होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये दो पक्षों का पुलिस के साथ झड़प थी, कुछ लोगों का कहना है ये दो पक्षों की आपस में झड़प थी। बीजेपी के नेता तमाम अशोक गहलोत पर गृह मंत्री के नाते, उनके पास चूंकि गृह मंत्रालय भी है, विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को संभालने में अशोक गहलोत सरकार विफल रही है, पुलिस प्रशासन निकम्मा साबित हुआ है। कुल मिलाकर अशोक गहलोत सरकार को बदनाम करने की इस रूप में कोशिश हो रही है। अशोक गहलोत कह रहे हैं ये सब बीजेपी जानबूझकर कर रही है, लो इंटेंसिटी का तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, इसमें और बढ़ोतरी करेगी और चुनाव के मद्देनजर ये सारे काम किए जा रहे हैं। अब एक सबसे पहले बड़ा सवाल होता है कि जब अशोक गहलोत को पता है कि ये लो इंटेंसिटी का तनाव बीजेपी पैदा कर रही है, जब उनको पता है कि आगे और ज्यादा करेगी, जब उनको पता है कि जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, जब वो आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद किरोड़ीलाल मीणा को उदाहरण के रूप में पेश करते हुए कहा कि जैसा ये धमाल कर रहे हैं वैसा धमाल पार्टी के दूसरे नेता भी करें। जब इतनी सारी जानकारी है तो फिर रोक क्यों नहीं लग पा रही? आखिर पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, खुफिया तंत्र आपका है, सूत्र आपके हैं, कार्यकर्ता आपके हैं, तो इन तमाम चीजों का उपयोग, इस्तेमाल अपने हक में आप क्यों नहीं कर पा रहे? ये बड़ी सवाल उठता है। करौली में चलिए पहली बार जुलूस निकल रहा था, मतलब आप जुलूस तो कई सालों से निकल रहा है, लेकिन तनाव की पहली घटना हुई तो पुलिस सतर्क नहीं थी। जुलूस कैसे निकालना है, कितने बजे निकालना है, देर से निकाला, एक धार्मिक स्थल के आगे क्यों रुके, वहां नहीं रुकना चाहिए था, क्यों छेड़ाछाड़ी की घटनाएं कुछ हुई, पत्थरबाजी क्यों हुई, तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं। अब राजगढ़ की बात करें तो मंदिर जो टूटा, वो वहाँ का जो बोर्ड है नगर परिषद का या नगर पालिका का, उस पर बीजेपी का कब्जा है। शायद 30 या 32 बीजेपी के ही पार्षद हैं। उन्होंने ही पिछले साल फैसला किया था मंदिर तोड़ने का, लेकिन मंदिर तोड़ने की कार्रवाई पर अमल करने की जब बात की तो एसडीएम को तो पता ही था। एसडीएम को क्या सूचित नहीं करना चाहिए था? एसडीएम ने क्यों गलत जानकारी ऊपर तक पहुंचाई कि सब कुछ ठीक है, मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि उस समय मंदिर टूटना करीब करीब शुरू हो चुका था, कुछ लोगों का कहना है। हालांकि जांच के बाद पाया जाएगा। अशोक गहलोत सरकार ने एसडीएम को सस्पेंड और दूसरे लोगों को सस्पेंड करने में इतना वक्त क्यों लगाया? खुद क्यों मौके पर क्यों नहीं गए? ना करौली गए, ना राजगढ़ गए, ना जोधपुर गए। जोधपुर में अपने गृह जिले में तो जाना चाहिए था। हेलीकॉप्टर से पुलिस के अधिकारी और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव को भिजवा दिया। तो क्या ये एक मुफीद तरीका है उस बीजेपी से लड़ाई करने का जो खुल्लम खुल्ला आपके खिलाफ आ रही है? यह मैं नहीं कह रहा, ये अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे सतीश पूनिया हो, ये सब के सब गहलोत सरकार पर या गहलोत पर व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, वो हिंदुओं का एक तरह से अपमान कर रही है उनकी सरकार, और इसलिए ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इससे एक चीज तो साफ है कि ये जो 3 घटनाएं हुई हैं सांप्रदायिक तनाव की, इन्होंने बीजेपी के नेताओं को, जो करीब 1 दर्जन माने जाते हैं, जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार माने जाते हैं, इन सबको बयानबाजी के स्तर पर तो एक कर दिया है। सब के सब अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी बताने लगे हैं और अशोक गहलोत को सबसे बड़ा मुस्लिमवादी बताने लगे हैं। यहाँ तक कि वसुंधरा राजे भी इस तरह की राजनीति में कभी उलझती नहीं थी, उनके सुर भी बदल गए हैं। उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने हिंदू हिंदू कम बोला तो कहीं मुख्यमंत्री की रेस में वो पिछड़ ना जाए। तो अशोक गहलोत ने कम से कम विपक्षी नेताओं को बयानबाजी के स्तर पर एक कर दिया है। ऊपर से फिर सम्मेलन है, चिंतन शिविर है 13 से 15 मई के बीच में उदयपुर में, जिससे दक्षिणी राजस्थान को भी साधना है, जिससे गुजरात को भी साधना है।
बीजेपी की सुना है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी इसी महीने 20 या 21 मई को राजस्थान में जयपुर में हो सकती है, जिसको प्रधानमंत्री वर्चुअल संबोधित कर सकते हैं। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां चुनाव के संदर्भ में अभी से शुरू कर दी है, जबकि चुनाव यहां करीब 16-17 महीने दूर हैं। आमतौर पर होता था कि चुनाव से 6-8 महीने पहले इस तरह का सिलसिला शुरू होता था। इस बार 16-18 महीने, 1.5 साल पहले ही शुरू हो गया है। स्वाभाविक है कि ये स्थितियां और आगे थोड़ा और विकराल रूप, थोड़ा गंभीर रूप ले सकती हैं। पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ सकती है चौकसी की, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी जो सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती हैं, इसकी आड़ में गुंडा तत्व बड़ा फायदा उठाते हैं, एक चीज। दूसरा, जोधपुर में जो हुआ वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही साथ बीजेपी के जिले के अध्यक्ष सतीश पूनिया, ये सब पहुंचते हैं। आधा घंटे तक क्राउड को समझाने की कोशिश करते हैं, भीड़ को शांत रहने की कोशिश करते हैं, और वो हिंदुओं की भीड़ थी, वो भीड़ शांत नहीं होती, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ जोर शोर से शुरू कर देती है। तो इससे भी बीजेपी को थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि कहीं उनके हाथ से चीजें निकलती तो नहीं जा रही, और चीजें ज्यादा निकली, ज्यादा बड़े दंगे हुए तो इसका ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। फिर ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला या लो इंटेंसिटी का हिंदुत्व, ये मुद्दे चलने वाले नहीं है। इसके अलावा राजस्थान में 8 या 9% मुसलमान हैं, बाकी हिंदू हैं। तो 9% के खिलाफ 90% को एकजुट बीजेपी कर पाएगी, जैसा उत्तर प्रदेश में 80-20 कुछ हो गया था, ऐसा कुछ कर पाएगी? ये राजस्थान की पृष्ठभूमि को देखते हुए, राजस्थान में जो सांप्रदायिक सौहार्द आमतौर पर बना रहता है, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनमें दंगा, सांप्रदायिक तनाव, व्यर्थ का एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज या बयानबाजी नहीं होती है। उस राज्य के अंदर ये नैरेटिव बीजेपी के लिए खड़ा कर पाना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है, और चुनाव में भारी भी पड़ सकता है, ये कुछ लोगों का कहना है। अगर बड़े पैमाने पर ये फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं, जिनको आमतौर पर विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता या बजरंग दल का कार्यकर्ता बता दिया जाता है, अगर ये फ्रिंज एलिमेंट काबू से बाहर चला गया, संघ के काबू से भी बाहर चला गया, तो ये स्थितियां खतरनाक हो सकती हैं। दूसरा, कुछ लोग का कहना है कि अशोक गहलोत बड़ी चतुराई से आगे चल रहे हैं, नौकरियां निकाल रहे हैं। अगले 1 साल में करीब 30-50 हज़ार से ज़्यादा की नौकरियां निकालने की या नौकरी दे दिए जाने की संभावना वो दिखा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है, इससे जो बूढ़े बुजुर्ग वोटर हैं उनको वो थोड़ा संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, चिरंजीवी योजना, जो कि अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा है, इसमें और विस्तार कर दिया है, 10 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया है। तो इस सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं राइट टू हेल्थ, ये वो कानून लाने जा रहे हैं। तो ये अगर ये कानून लाते हैं तो ये बहुत बड़ा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि चुनाव में मुनाफे का हथियार साबित हो सकता है। जो फ्रीबीज हैं, जो लाभार्थी हैं, वो लाभार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा क्रॉस कर सकती है। 7.5 करोड़ की जनसंख्या है राजस्थान में, और सब के सब अगर राइट टू हेल्थ के दायरे में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत कितनी छलांग लगाकर आगे निकल सकेंगे। और इनको पकड़ने के लिए बीजेपी को सांप्रदायिकता का मुद्दा अभी तक लग रहा है कि उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अभी तक लग रहा है कि इसके आधार पर वो अशोक गहलोत को चित कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि चीजें काबू में नहीं रही, बेकाबू रही, तो नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है।